हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 22 ऑफ मार्च से लेकर आपके पास 28 ऑफ मार्च तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने इससे पुरानी वाली वीडियो को कवर कर लिया होगा और उसके साथ जो जो स्टैटिक आपको ऐड कराया गया होगा वो आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास कौन सा आता है? अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़ को लेकर आता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे और क्या क्या चीजें और ऐड हो सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि नेपाल के पिछले साल क्या हालात रहे, आप सबने देखे थे। आप सबको पता है कि वहां पे करप्शन, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इन सब चीजों को लेकर वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी नेपाल के अंदर। ठीक है, और उसी दौरान जो वहां पर केपी ओली नाम के जो वहां पे कौन आते हैं अपने पास, वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका भी बहुत बुरा हाल किया गया। सारे के सारे लीडर्स को पकड़ पकड़ के मारा गया, किसके द्वारा? जेंजी के द्वारा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने गौर करा होगा तो उसी टाइम पीरियड पे अगर गौर किया जाता है तो सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया जाता है। और जैसे ही सोशल मीडिया बैन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा स्पार्क उठ जाता है। कहां पर? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वहां पर प्रोटेस्ट चलता है। और उस समय पे क्योंकि देश में एक एनार्की वाली सिचुएशन आ जाती है। एनार्की का मतलब होता है जब वहां पर कोई राजे रूजे नहीं रह जाते हैं, मतलब राजा मतलब कोई पावर वहां पे नहीं रहती है। तो गौर करो उस समय पे इंट्रिम, गौर करना, उस समय के लिए इंट्रिम एक क्या अपॉइंट की गई थी वहां पर? इंट्रिम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई थी 6 महीने के लिए। और उनका नाम था आपके पास यहाँ पे सुशीला कार्की। क्या नाम था उनका? सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की चीफ जस्टिस भी रही हैं, याद रखना है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं कहाँ की बनी है? नेपाल की। ठीक है, तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी नेपाल की कौन रही हैं? तो आप याद रखेंगे सुशीला कार्की रही हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस भी थी और चीफ जस्टिस होने के नाते इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे क्या करा था? काम करा था। क्लियर हो गया? पर गौर करो बेटा, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के आगे, नाम के आगे इंट्रिम लगा हुआ है तो इंट्रिम का एक्चुअली मतलब होता है टेम्पररी। आप ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है आपके पास? टेम्पररी। तो ये टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनी थी कितने महीनों के लिए? 6 मंथ के लिए। और 6 मंथ के बाद फ्रेश इलेक्शन होने थे, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुए। और इलेक्शन होने के बाद गौर करेंगे अब जो है इन्हें क्या मिले यहां पर? तो अब इन्हें परमानेंट क्या मिल चुके हैं? पीएम मिल चुके हैं। और किसको परमानेंट पीएम मिले हैं? तो आप याद रखेंगे नेपाल को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है बालेंद्र शाह। अगर आपको पता होगा तो ये वैसे इंजीनियर भी हैं और रैपर हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, रैपर भी हैं वहां के, नेपाल के। और इन्हें बालन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें बालन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस पार्टी से बिलोंग? अच्छा, 35 साल के हैं, पहले तो ये भी याद रखें। और गौर करेंगे लीडर हैं किस पार्टी के? तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, याद रखना है। रैपर भी रहे हैं पहले। और गौर करेंगे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल यहाँ पर बने हैं। ठीक है, क्या उम्र है इनकी? 35 साल है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यंगेस्ट नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट गौर करो। अब हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब भी प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें शपथ दिलाने कौन आते हैं? तो उन्हें शपथ दिलाने के लिए कौन आते हैं? प्रेसिडेंट साहब आते हैं। ठीक वैसे ही नेपाल में भी गौर करेंगे, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन आते हैं? रामचंद्र पौडेल करके उनका नाम आता है, जिन्होंने ओथ दिलवाई उनको ऑफिस और सीक्रेसी की। ठीक है, याद रखेंगे। और गौर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इनका प्रेसिडेंट ऑफिस में ये सारा का सारी सेरेमनी हुई। और वो सेरेमनी कहाँ पर हुई है? शीतल निवास। शीतल निवास कहाँ पर आता है? काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितनी सीटें थी? तो 275 सीट में से 182 सीट्स कौन ले गए यहाँ पर? बालेंद्र शाह ले गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो और क्लियर रखो। अगर आपको इतनी ज़्यादा क्लियर मेजॉरिटी के साथ, मतलब भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ अगर आप जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? उम्मीद हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन बालन शाह को भी ये बात समझनी होगी और क्लियर करनी होगी कि मुझे फिर किसके लिए काम करना होगा? जनता के हित के लिए पूरा का पूरा काम करना होगा। ठीक है, जब ये मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, वो भी अभी अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये पहली बार होगा इतिहास में
एशियन कंट्रीज में, ठीक है, कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री को क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे जो पुराने थे उनको वहां पर अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पास पूरी की पूरी न्यूज किसके साथ एसोसिएटेड थी, नेपाल के साथ। अब हम आते हैं नेपाल के साथ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करते हैं और इसे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम नेपाल की बात करेंगे, हमेशा याद रखना है, जब भी हम नेपाल की बात करेंगे, नेपाल और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है। कैसा रिश्ता है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे, रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारे कुछ लोग काम करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, और वाइस वर्सा, वहाँ के कुछ लोग कमाने के लिए कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है। अगला क्या है, बेटी। बेटी बोलने का मतलब हो गया, क्योंकि नेपाल बॉर्डर टच करता है किस किस के साथ, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद आ जाएगा आपके पास बिहार, ठीक है, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, इन सब के साथ क्या करता है, बॉर्डर टच करता है, ठीक है। जब ये इनके साथ बॉर्डर टच करता है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि यूपी और नेपाल में, ठीक है, आपस में शादियां भी होती हैं, और शादियां हो रही हैं तो आप ऐसा कह ही सकते हैं कि भाई यहाँ की बेटी वहां जा रही है और नेपाल की बेटियां कहाँ पर आ रही हैं, शादी करके यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो रोटी बेटी का रिश्ता है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर टच करते हैं 1751 किलोमीटर का, ठीक है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर टच करते हैं 1751 किलोमीटर का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे हमने एक स्टेट और छोड़ दिया, दैट इज सिक्किम, ठीक है। तो आप सिक्किम भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसके साथ आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब गौर करेंगे यहाँ पर, जब हम नेपाल की बात करते हैं, अच्छा ठीक है, एक और चीज है ना, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, नेपाल और इंडिया का ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मल बॉर्डर नहीं है जहां पे बहुत सारी पुलिस तैनात हो, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा इनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो रास्ता भी पूरा का पूरा आराम से खुला हुआ है। और गौर करेंगे, नेपाल के साथ हमारी इंडिया की कौन सी फोर्स बैठी हुई है वहां पर, एसएसबी, जिसका नाम आता है आपके पास सशस्त्र सीमा बल। ये आपको मैं क्लासेस में भी कई बार करा चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे नेपाल की, तो नेपाल के साथ एक पॉइंट आपको और क्लियर रखना है शुरू में ही, वो मैं यहाँ पर कवर करती हूँ, ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए, जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल ने भी एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी है, याद रखना कौन सी वॉर लड़ी है, एंग्लो नेपाल वॉर को यहाँ पर लड़ा है, ठीक है। और एंग्लो नेपाल वॉर के साथ एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी का नाम आता है सगौली। क्या नाम आता है, ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि साइन हुई थी 4 मार्च 1816 को। तो आप ये साथ इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी ट्रीटी के बाद जो नेपाल है वो भी किसका पार्ट बना था, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कह लो या ब्रिटेन का पार्ट, आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर गौर करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल ही वो जगह है जहां पर एक जगह आती है, कौन सी वाली, लुम्बिनी, आप सबको याद होगा। और लुम्बिनी किसकी बर्थ प्लेस है, तो आप सबको पता है महात्मा बुद्ध की बर्थ प्लेस कौन सी आती है, तो आप याद रखेंगे लुम्बिनी आती है बर्थ प्लेस किसकी, महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो वहां पर बुद्धिज्म तो है ही है, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर, इसके अलावा क्योंकि कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं रिलीजन एक्सचेंज भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके अलावा जब मतलब कि हम बात करते हैं अपनी आज़ादी की बात करते हैं, तो 31 जुलाई, गौर करना, 31 जुलाई 1950 को, ठीक है, हमने इनके साथ एक ट्रीटी करी थी और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, याद रखना, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इनके साथ हमने करी हुई है, जिसके तहत अगर हम बात करते हैं तो हमारे लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो क्या बोला जाएगा कि इक्वल ट्रीटमेंट देंगे हम एक दूसरे के सिटीजन्स को, एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे भी, ऑनरशिप के मैटर पे भी, प्रॉपर्टी के मैटर पे भी और इकोनॉमिक मैटर पे भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम गौर करते हैं तो डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर बात चलती रहती है। उसके अलावा हमारे कई बारी हम अगर इंडिया जो है वो एक पॉलिसी भी फॉलो करता है जिसका नाम आता है नेबरहुड, ठीक है, याद रखना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, इसे कहा जाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा और उल्टा ये भी हमारा ध्यान यहाँ पर रखेगा, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, क्योंकि गौर करो अब नए प्रधानमंत्री आए हैं, अब नए प्रधानमंत्री का रिश्ता भारत के साथ कैसा रहेगा, अभी ये देखने वाले पॉइंट रहेंगे और क्या क्या चीजें होंगी ये हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बालेन शाह ने या बालेंद्र शाह ने बहुत सारी ऐसी बातें भी करी है, जैसे जॉब क्रिएट करेंगे वो इसमें नेपाल के अंदर, और भी जो कि हर एक पार्टी क्या करती है, अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, ठीक वैसे इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगले करंट अफेयर पे आते हैं, ठीक है, अगला वाला।
अगला कहता है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट हुई है, ठीक है। आप सब जानते हैं यूथ पार्लियामेंट के नाम से एक प्रोग्राम चलता रहता है जिसमें जो भी यंग लोग हैं जो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब गौर करो, कहता है स्तुति प्रधान एक यंग लीडर है, कहाँ से, सिक्किम से। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है कहाँ पे, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट के अंदर। तो कोई भारी बात नहीं है इसके अंदर। कहता है वाई ये जो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे बड़े बड़े यंग डेलीगेट्स आएंगे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि साउथ कोरिया, यूएई, कुवैत, चैड, उसके बाद थाईलैंड, यमन, और किन किन मुद्दों पे बात होगी यहाँ पर, ग्लोबल चैलेंजेस पे, ठीक है। देखो बेटा, हमें एक बात बहुत दिमाग में क्लियर रखनी है, जैसे जैसे समय का पहिया आगे चलता है हमें भी चीज़ों के साथ क्या करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, और हमें भी इन चीज़ों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, और उसके अलावा यूथ लेड पॉलिसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। यूथ लेड तो आप समझ ही रहे, मतलब जिस पे पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, यूथ के ऊपर रहेगा, इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर सिक्किम के बारे में 2-4 फैक्ट यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सिक्किम इंडिया का 22 नंबर का क्या बना है बच्चे, स्टेट बना हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है हमारे कौन से नंबर का स्टेट है, तो आप याद रखेंगे 22 नंबर का स्टेट है, ठीक है। गौर करेंगे स्टेट बना कब है, तो आप याद रखना है 16 मई 1975 को क्या बनता है, सिक्किम हमारे पास स्टेट बनकर आता है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी का नाम आता है गैंगटॉक, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब सिक्किम किन किन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा है, तो गौर करोगे किस किस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था किसके साथ कर रहा था, तो याद करो नेपाल के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है, और चाइना के साथ भी करता है। तो आप इसके साथ मेंशन कर लेंगे, ठीक है। नेपाल, उसके अलावा भूटान, और भूटान के अलावा चाइना के साथ भी ये क्या करता है, बॉर्डर टच करता है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है बेटा सबसे पहले यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पर क्या करती थी, रूल करती थी। तो आपको याद रखना है सिक्किम में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, चोग्याल डायनेस्टी। और चोग्याल डायनेस्टी के एफर्ट्स के कारण आप ऐसा कह सकते हैं, इन्हीं के एफर्ट्स के कारण धीरे धीरे करके इन सब की इच्छा हुई भारत में मर्ज होने के लिए, और अगर हमें भारत में किसी चीज को ऐड करना पड़ेगा तो हमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो याद रखना है 36th अमेंडमेंट हमारे द्वारा लाई गई, और 36th अमेंडमेंट 1975 से इसको हमने क्या बनाया, यहाँ पे स्टेट बनाया, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद क्या आया था, यहाँ पे 16 मई 1975 को इसको हमने अपना स्टेट फुल फ्लेज यहाँ पर स्टेट बनाया था, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये दूसरा ध्यान रखना, ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, ध्यान रखना ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट हमें देखने को मिलता है। और किसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो याद रखेंगे गोवा के बाद, क्योंकि गोवा सबसे छोटा हो गया, और गोवा से छोटा कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो आप याद रखेंगे गोवा से छोटा आपके पास आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इंडिया की हाईएस्ट पीक ऐसा कह सकते हैं जिसका नाम क्या आता है, कंचनजंगा, वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आप याद रखेंगे वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, सिक्किम में देखने को मिलती है, ठीक है। याद रखना कंचनजंगा जो है आप ऐसा कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट जो है, मतलब इसका अगर हम हाइट की बात करें तो 8586 मीटर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत, जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार, ठीक है, कई बार आप सुन चुके होंगे कि सिक्किम जो है, गौर करना, जो सिक्किम है वो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट कब बना था, 2016 में यहाँ पर बनकर आया था, ठीक है। उसके अलावा सिक्किम को एक रिवर ड्रेन करती है, ध्यान रखना, मतलब एक रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, जिसका नाम आता है बेटे तिस्ता। क्या नाम आता है इसका, तिस्ता। याद रखना तिस्ता बाद में ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा की। ये क्वेश्चन याद रखना कि जो सिक्किम है, सिक्किम वाज ड्रेन्ड बाय तिस्ता रिवर, और तिस्ता बाद में किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, तो आप याद रखेंगे तिस्ता ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, तो आप याद रखेंगे तिस्ता ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मैं यहीं पे मिटा देती हूँ पहले,
अगर हम बात करते हैं इनके पासेस की, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं और वो पासेस कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत रास्ता भी यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें से पासेस के नाम पर, और मैंने आपको शायद क्लासेस में भी कई बार बोला हुआ है, पासेस का मतलब होता है जब माउंटेन्स के बीच में नेचुरली गैप आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस आ जाएंगे, तो जिसमें एक आ जाएगा नाथुला, याद रखना है, एक आ जाएगा नाथुला, एक आ जाएगा आपके पास ज़ेलेप्ला, ठीक है। तो याद रखना है, ला मतलब होता है पास, याद रखेंगे, ला का मतलब क्या होता है आपके पास, पास होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पासेस हैं, पर ये दो मेन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी आता है और उस नेशनल पार्क का नाम है कंचनजंगा, ठीक है। याद रखेंगे, वही कंचनजंगा जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कंचनजंगा एक्चुअली में किस किस का होम है, तो याद रखना कंचनजंगा एक्चुअली में होम है किसका, स्नो लेपर्ड का, याद रखना है आपने, ठीक है। स्नो लेपर्ड आ जाएगा आपके पास, और स्नो लेपर्ड के अलावा रेड पांडा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सिक्किम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या किए जाते हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे लिख लेंगे फेस्टिवल, और फेस्टिवल के तौर पे यहाँ पर एक फेस्टिवल आता है जिसका नाम है लोसर, ठीक है। याद रखना, लोसर एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और इसको तिब्बतियन, गौर करेंगे, इसे तिब्बतियन क्या कहते हैं, न्यू ईयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना कौन सा आ जाएगा फेस्टिवल, लोसर आ जाएगा, और लोसर को तिब्बतियन न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक आता है सागा दावा, अब प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, देख लेंगे आप वहाँ पे, ठीक है। सागा दावा कहते हैं इसको, ये बुद्धिस्ट, सागा दावा डी है, ठीक है, दावा, ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल आ जाएगा। ऐसे एक और आ जाएगा जिसका नाम दावेन करके आता है, ठीक है, दावेन करके, ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप याद रखेंगे, ये भी हमें कहाँ पर मिलता है, तो आप याद रखेंगे, ये भी सिक्किम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको दवेन भी कहते हैं और इसे कई बारी दसेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेना ताकि आप इसे याद कर सकें, ठीक है। तो ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल किसके साथ, सिक्किम के साथ भी, ठीक है। उसके अलावा सिक्किम में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, गौर करना, सिक्किम में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइब्स के नाम पर कौन कौन सी ट्राइब आती है वहाँ पर, तो आप याद रखेंगे, एक वहाँ पर आ जाएगी गुरुंग, तो आप लिख लेंगे, एक आ जाएगी आपके पास गुरुंग, याद रखना है। उसके अलावा नेपाली नाम से भी एक ट्राइब वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लेपचा, लेपचा एक नाम आ जाता है, लेपचा, ये भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा भूटिया, ये कुछ ट्राइब्स हैं जो हमें कहाँ मेंशन दिखती हैं, जो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, सिक्किम के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है इस बार, आप मुझे बताएंगे कि सिक्किम के अंदर कोई भी दो फोक डांसेस आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक तो मास्क डांस ही होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी होता है, वो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पे, अगली कौन सी आती है, नेशनल अफेयर, इसको भी पढ़ के वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है, अब गौर करना और ध्यान देना डेंटल न्यूज़ के अंदर क्या आया। देखो, आपने अभी पिछले करंट अफेयर में, अगर आपको याद होगा, अभी एक दो दिन पहले, मतलब पिछले करंट अफेयर के अंदर ही आपने एक डे सेलिब्रेट करा था, जो कि हमने मनाया था कब, 20 मार्च को। और 20 मार्च को जो डे मनाया गया था उसका नाम था ओरल हेल्थ, कुछ याद होगा आपको, ओरल हेल्थ केयर डे करके, इस तरीके से हमने उस डे को पर्टिकुलरली मनाया था, ठीक है। तब भी मैंने आपको कहा था एक्चुअली में ये किसके साथ डील करता है, तो ये डेंटल प्रॉब्लम या डेंटल चीज़ों के साथ क्या करता है, डील करता है, दांतों के साथ डील करता है, ठीक है। अब गौर करना, ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये मंत्रालय किसके पास है, तो ये मंत्रालय एट प्रेजेंट जगत प्रकाश नड्डा के पास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जेपी नड्डा के पास है, जिन्होंने क्या करा है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करा है, इस मंत्रालय ने कॉन्स्टिट्यूट करा है नेशनल डेंटल कमीशन को। गौर करना, कोई नया कमीशन नहीं बना है, ये एक्चुअली में पुराने वाले को क्या करने जा रहा है, रिप्लेस करने जा रहा है, और पुराने वाले का नाम है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कहता है अब ये जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूट बॉडी है, इसका मेन एम क्या रहेगा, जो डेंटल एजुकेशन है उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म या फिर चेंजेस लेकर आना, और जो किसको लेकर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, डेंटल एजुकेशन को लेकर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और धीरे धीरे किसके साथ मैच करना, यहाँ पे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उनके साथ अलाइन करना, उनके साथ जुड़ना। कहता है एनडीसी, अब एनडीसी की स्थापना, मतलब एनडीसी कैसी बॉडी हो गई,
स्टैट्यूटरी बॉडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा पास करके बनाई जाती हैं, ठीक है। कहता है अंडर नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023, रट्टा मार लो, जहां जहां पर एक्ट आएगा वो कैसी बॉडी रहेगी आपके पास, स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी, ठीक है। जो कि कब लागू हुई थी, 19 मार्च 2026 को अब जब लागू हुई है, और इसने रिपील करा है किसको, इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है, ठीक है। कहता है इसके अंदर 3 ऑटोनॉमस बॉडी भी आ जाएंगी। एक आ जाएगी अंडर ग्रेजुएट जो डेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एक आ जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और एजुकेशन बोर्ड जो कि क्या करेगा, इन सब डेंटल एजुकेशन की देखरेख करेगा, ठीक है। तो सीधा सा करंट अफेयर है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का अब नेम चेंज करके या फिर उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया है, नेशनल डेंटल कमीशन, अब इसको बनाया गया है, ठीक है। और मेन एम क्या है, मेन एम है कि जो भी डेंटल एजुकेशन है उसको इतना ज्यादा काबिल कर देना या लोगों तक पहुंचाना, मतलब उसको बिल्कुल ठीक कर देना, इस तरीके की बात यहां पर की गई है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। अच्छा, अब वो 3 इसके साथ कौन कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा डेंटल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड भी रहेगा। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक असेसमेंट बोर्ड होता है, तो ये वैसे यहाँ पर बनेगा। एथिक और डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी बनेगा जिसमें प्रोफेशनल और रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे डेंटिस्ट। और उसके बाद कहता है डॉक्टर संजय तिवारी को अपॉइंट किया गया है नया चेयरपर्सन, किसके लिए, जो न्यूली एनडीसी की, याद रखेंगे, वो डॉक्टर मौसमी गोस्वामी इसकी पार्ट टाइम मेंबर बनी है, ठीक है। ये आप इसके साथ याद कर लेंगे। चलिए अब अगले वाले क्या लिखा हुआ है, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है प्रम्बनन टेम्पल इन इंडोनेशिया, ठीक है। देखिए, जब हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं तब हम एक डायनेस्टी पढ़ के जाते हैं जिसका नाम है, बिल्कुल एंड में पढ़ के जाते हैं, उस डायनेस्टी का नाम आपके पास आता है पल्लवा, ठीक है। गौर करना क्या नाम आता है उसका, पल्लवा। जो पल्लवा डायनेस्टी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, गौर करना, जो पल्लवा डायनेस्टी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से मेल खाता है किसका यहाँ पे टेम्पल, तो याद रखेंगे प्रम्बन टेम्पल, ठीक है, याद रखना है। और ये कहां पर है बेटे, इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या बात की जा रही है, समझो, इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर क्या करने जा रहे हैं, ये जो प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसको क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा दोबारा बनाया जाएगा इन द स्पेशल रीजन ऑफ योगाकार्ता, और ये कहां पर आता है, इंडोनेशिया में। गौर करेंगे, वैसे तो इंडोनेशिया, गौर करना, वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम नेशन है, ठीक है, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर, याद रखना, पर स्टिल यहाँ पर एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि कहाँ पर आता है, स्लेमन ही पढ़ेंगे इसको, स्लेमन नियर योगाकार्ता, जावा, इंडोनेशिया में। और इसका एक और नाम है रोरोजोंगारन, ठीक है। तो अभी नाम प्रोनाउंसिएशन में आप देख लेंगे इसके साथ का। कहता है ये टेम्पल बनाया किसने था, 9वीं शताब्दी में ये बना था, और बनाने वाली कौन सी डायनेस्टी थी, संजय डायनेस्टी, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी डायनेस्टीज हुई हैं हमारे इंडिया से जो कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ी है, ठीक है। तो आगे कहता है यहाँ पे किसको डेडिकेटेड है, त्रिमूर्ति को डेडिकेटेड है, जिसमें शिवा, विष्णु और ब्रह्मा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको यूनेस्को साइट भी बनाया गया था, कब, 1991 के अंदर, तो कोई भारी बात नहीं है। और गौर करना बच्चे, कहता है ये जो टेम्पल है ये कहीं मिक्सिंग है, मतलब किसका स्टाइल है यहाँ पर, तो जो जावा मतलब इंडोनेशिया का जो स्टाइल है वो भी है। और साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी, क्या कहा था मैंने भी आपको कि पल्लवास का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। और 240 टेम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इनकी थीम क्या है, मतलब अगर हम इसको जूम करते हैं, इस पिक्चर पे और जाते हैं, तो इस पिक्चर के ऊपर थीम बनी हुई है, और वो थीम क्या है बेटा, रामायण और महाभारत और हिंदू एपिक्स की थीम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे महिषासुर मर्दानी, जब वो किसको मार रही है, राक्षस को मार रही है ना, भगवान शिव योगिक पोस्चर पे बैठे हुए, तो ऐसे करके फिर वो सीता हरण वाला केस, ठीक है। उसके अलावा जब रावण का जो वो था यार, सॉरी, कैलाश पर्वत, जब रावण क्या कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो भी आपको टेम्पल्स मिलते हैं उन टेम्पल्स के अंदर आपको ये डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये हमारा ही स्टाइल नहीं है, मतलब बोलने का मतलब हो गया ये कहाँ से स्टाइल कॉपी किया जा रहा है, तो ये स्टाइल एक्चुअली में, मतलब ये जो स्टाइल बना हुआ है ये यहाँ से
से स्टार्ट हुआ है, मतलब पल्लवा डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं किसके बारे में, इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इंडोनेशिया कहाँ पर सिचुएटेड है, तो याद रखना है भाई, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। ठीक है, याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, क्योंकि ये पानी के आसपास है पूरा का पूरा, तो गौर करेंगे ये एक प्रकार का आर्कीपेलेगो भी हो गया। ठीक है, क्या होता है आर्कीपेलेगो, जब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आर्कीपेलेगो कहा जाता है। ठीक है, तो आर्कीपेलेगो भी है यहाँ पे। गौर करेंगे किसके बीच में सिचुएटेड है, तो गौर करोगे तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो किसके बीच में आ गया ये, तो ये आता है इंडियन ओशन, याद रखना है आपने, और किसके बीच में आ जाता है, तो आप याद रखेंगे पैसिफिक ओशन के बीच में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, गौर करेंगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और गौर करो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, क्योंकि पैसिफिक ओशन आया तो यहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर जरूर आएगी। ठीक है, रिंग ऑफ फायर बेटा वो बेल्ट है पूरी की पूरी, जहां पर विश्व भर के बड़े, कह सकते हैं आप यहाँ पे, विश्व भर के बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं। एक्टिव वॉल्केनो समझ गए ना, जिनसे कॉन्टिन्यूअसली क्या होता रहता है, जिनसे कॉन्टिन्यूअसली लावा बाहर आता रहता है। ठीक है, अब गौर करना, अब एक चीज और गौर करना। ठीक है, अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा आ गया आपके पास, ये आ गया इंडोनेशिया जकार्ता वाला, ये कौन सा आ गया, अंडमान सी, तो मतलब अंडमान निकोबार के इस तरफ ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बेटा माना जाता है कि यहाँ पर इसी इंडोनेशिया में अगर हम बात करें 100 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पर कितने एक्टिव वॉल्केनोज हमें दिख जाते हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और मैंने एक पॉइंट अभी आपको बताया था कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है मुस्लिम नेशन है, ये मैं आपको यहाँ पर करा चुकी हूँ। ठीक है, अब गौर करेंगे यहाँ पर, गौर करेंगे यहीं पर एक माउंटेन आता है जो कि कह सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो है, जिसका नाम है माउंट मेरापी, याद रखना। ठीक है, क्या नाम है इसका, माउंट मेरापी, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो कभी आ जाए कि माउंट मेरापी कैसा वॉल्केनो है, सॉरी कैसा माउंटेन है, तो वॉल्केनिक माउंटेन है, और कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन याद करो जो मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है कि जब भी, मतलब हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, कई बार हम बात करते हैं, तो इंडियन ओशन के साथ जितनी भी इंडियन ओशन वाले रीजन में कंट्रीज आती हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम क्या है, इंडियन ओशन रिम, RIM, रिम एसोसिएशन। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कब बना था और इसके हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पिछली बारी करा कर गई थी मैं। ठीक है, ये आप मुझे यहां पर बता देंगे। क्लियर हो गया सबके पास। अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा यहाँ पर, वो आता है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, शायद मैं आपको पहले भी 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री करा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है कि ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना, ये कोई चैनल नहीं है। बोलने का मतलब हो गया, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो मान लेते हैं ये अर्थ है, ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरीके से 90 तक जाएंगे ना, तो सो ऑन इस तरीके से सारी चेन है। तो गौर करो, ऐसे ही एक बीच में कौन सी डिग्री आती होगी, 6 डिग्री। तो आप ये जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला आता है, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल को हम ग्रैंड चैनल भी कहते हैं, ध्यान रखना, 6 डिग्री चैनल को ही हम ग्रैंड चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर रखना है। ठीक है, 6 डिग्री चैनल इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड चैनल, याद रखेंगे। और ये किस किस को अलग करता है, तो आप याद रखेंगे। गौर करो, अब अंडमान तो ऊपर है हमारा वाला, निकोबार नीचे है, तो याद रखना ये निकोबार को किससे सेपरेट करता है, निकोबार और सुमात्रा को क्या करता है, यहाँ पर सेपरेट करता है। तो ये आप इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, और याद रखना ये वही इंडोनेशिया, वही जावा सुमात्रा है जहां पर 2004 की क्या आई थी, यहाँ पर सुनामी आई थी। और इस सुनामी की वजह से इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, अब इंडिया का लास्ट पॉइंट क्या आता है, गौर करो यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं कि ये अंडमान और निकोबार रहा होगा, तो लास्ट पॉइंट का नाम क्या था, आता है इस तरीके से, लास्ट पॉइंट का नाम था आपके पास पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, और उसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जो इंदिरा पॉइंट क्या हो चुका है बेटा, अब सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, इसी सुनामी, मतलब वहीं से सुनामी उठी थी और उस सुनामी का असर अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट को क्या कर गया था, डुबो गया था। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना इसी सुनामी के बाद देश में, हमारे देश में
एक एक्ट आया था जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर, शायद आपने पढ़ा होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, याद रखना। और ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली ये 2005 में आया है। तो 2004 की सुनामी आई कहाँ पर, इंडोनेशिया में, पर हम उनका तो नुकसान हुआ ही होगा, हमारा क्या डूबो गई बताओ जरा सा, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर आता है, निकोबार में आता है। निकोबार नीचे हिस्सा हुआ ना बेटा, निकोबार तो नीचे हो गया, अंडमान कहाँ पे है, ऊपर वाला है। तो इंदिरा पॉइंट हमारा क्या हो चुका है, डूब चुका है। और उसी के बाद एक एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया आपके पास किसके बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला कहता है एक हैकाथॉन होने वाला है। ठीक है, अब हैकाथॉन क्या होता है पहले इसको समझते हैं और इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, हैकाथॉन को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हैकाथॉन एक प्रकार का कोडिंग कंपटीशन है, गौर करना, एक प्रकार का कोडिंग कंपटीशन है। ठीक है, हैकाथॉन क्या होते हैं बेटा, कोडिंग कंपटीशन होते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टूडेंट्स, मतलब जिसमें स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं वो, जो कि एमएसएमई वाले हैं वो, या कोई इंडिपेंडेंट इनोवेटर होता है, ये सब कहाँ जा सकते हैं, हैकाथॉन में जा सकते हैं। और हैकाथॉन में आपको देखो, वैसे तो आपको अपने प्रोग्राम को वहाँ पर शो करना होता है, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग करी हुई है आपको वो शो करनी होती है। पर कई बार ऐसा होता है हैकाथॉन्स में कि आप वहाँ पर गए और वहाँ के किसी व्यक्ति ने, मतलब जो भी हैकाथॉन के हेड कर रहे थे, उन्होंने आपको एक ऐप बनाने को दे दिया, एक प्रोग्राम बनाने को दे दिया कि लीजिए आप इस तरीके से कोई काम करके दिखाइए, या एआई के ऊपर कोई चीज़ दे दी। तो इस तरीके से वो सारा काम वहाँ पर किया जाता है। तो गौर करना, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, किस मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उसने लॉन्च करा है 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026, दूसरा एडिशन है इस इनिशिएटिव का। और किस प्रोग्राम के अंदर ये चल रहा है, तो 100 5G यूज केस लैब्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, तो कहता है ये जो हैकाथॉन है, अगर जो जीत जाएगा, जो जीतेगा, तो कहता है 50 लाख सीड फंडिंग, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट और एक्सेस दिया जाएगा 100 5G यूज केस लैब फॉर टेस्टिंग, वैलिडेशन और रिफाइनमेंट। ठीक है, तो पूरा एक कोडिंग प्रोग्राम है, जो जीतेगा इस कोडिंग प्रोग्राम में, ठीक है, वो यहाँ पर आगे उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है, अब क्या कहता है इसके बाद का, देखो, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके पास है, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, तो याद रखना है ज्योतिरादित्य, ज्योति नहीं, उनका नाम क्या आता है, इस तरीके से ये ज्योतिरादित्य, हाँ, ज्योतिरादित्य आता है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पास ये मंत्रालय देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला, आगे क्या कहता है, कंपटीशन ऑफर करता है, टोटल प्राइस पूल कितना है यहाँ पे, 10 लाख, जिसमें 5 लाख की अगर बात की जाए तो पहला प्राइज होगा, 3 लाख दूसरा हो जाएगा, और 1.5 लाख तीसरा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा 50,000 और भी मिलेंगे अगर आपका आइडिया हैकाथॉन वालों को बेस्ट लगता है तो। ठीक है, तो और कोई चक्कर नहीं है इसमें, सीधा सा करंट अफेयर है। ठीक है, आगे अगला वाला, अगला आता है आपके पास यहाँ पे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुई है। गौर करना, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुई है। आपको पता है कि भारत देश पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है रिन्यूएबल और ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो कल को किसी को भी क्या ना करे यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब सीधी सी बात है, जो एनर्जी एफिशिएंट हम देश बने हुए हैं वो हम क्या बन जाए, यहाँ पे एनर्जी फुलफिल देश यहाँ पर हम बन जाएं। ठीक है, क्या कहता है, समझो इस बात को। देखो, 4 दिन तक एक समिट चला, गौर करेंगे, 4 दिन तक ये समिट चला है। थीम पे लिखा हुआ है, देखो आपको लिखा हुआ है 4 डे समिट चला, जिसकी थीम थी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ और एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी और कनेक्टिंग ग्लोबली। तो क्या बात है, समझो, कहता है 4 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, ये समिट चलती है पूरी की पूरी, जिसमें भारत के एनर्जी सेगमेंट, एनर्जी समझ गए ना किस बात की, किसकी बात हो रही है, बिजली, एनर्जी सेगमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। ठीक है, अब अगर गौर करते हैं, इस समिट को अटेंड करने के लिए बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, जो कि किसके ऊपर काम करते हैं, एनर्जी बचाने के ऊपर काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर आए, इनोवेटर्स आए, इन्वेस्टर आए, रेगुलेटर आए, और मतलब बड़े सारे लोग यहाँ पर आए और इसको क्या करा, यहाँ पर अटेंड करा। तो माना जा रहा है कि लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों ने क्या करा है, इस पर्टिकुलर समिट को अटेंड करा है। याद रखना, मतलब
28 राज्य और यूटीओ से। उसके अलावा 20 कंपनीज आई थी यहाँ पे, उसमें से 80 स्टार्टअप भी थे। और मतलब आप ऐसा कह सकते हो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इस तरीके का चलाया गया था। ठीक है, कहता है इसे ऑर्गेनाइज किसने करा था, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर अभी किसके पास है, तो याद रखेंगे मनोहर लाल खट्टर के पास है, जो कि पहले कहाँ के सीएम थे, हरियाणा के सीएम भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है, जो इसका अगला एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के अंदर बेटा जो सूर्य एनर्जी है, मतलब जो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ग्रिड बनाने हैं, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात हुई है। और पूरी कोशिश है कि ये जो समिट है ये क्या बता रही है कि इंडिया धीरे धीरे जो एनर्जी स्कैरिसिटी पे था, मतलब एनर्जी कम थी हमारे पास, एनर्जी बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, सारी एनर्जी कम थी हमारे पास, अब इसमें हम आगे उभरते हुए दिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस सीधा सा करंट अफेयर है, याद रखेंगे। और अगला इवेंट कहाँ पर होगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर होगा। ठीक है, अगला कहता है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव माई वेव्स। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या है। ठीक है, समझो, एक सबसे पहले समझो एक टर्म आती है ऑरेंज इकोनॉमी। अगर आप सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज हम सीखेंगे। ठीक है, क्या टर्म आती है अपने पास, एक टर्म आती है अपने पास ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, गौर करो। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, इसको पहले समझते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी आप ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऐसी मतलब आप ऐसा कह लो, ऑरेंज इकोनॉमी एक क्रिएटिव इकोनॉमी होती है। गौर करना, कैसी इकोनॉमी होती है, क्रिएटिव इकोनॉमी होती है, जो मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज पे बेस होती है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज पे बेस होती है जहां पे टैलेंट, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर पूरा फोकस होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस बात का, क्या, जैसे फिल्म हो गई, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके अलावा फैशन इंडस्ट्री हो गई, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अलावा टूरिज्म हो गया, कल्चर टूरिज्म हो गया। मतलब सीधी सी बात है, ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो किसको फ्लरिश कर रही है, यहाँ पे जो क्रिएटिविटी को क्या कर रही है, फ्लरिश कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च कराए। तो पहले वाले का नाम क्या है, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, ये समझ में आ रहा है। अगली कौन सी आती है यहाँ पे, माई वेव्स। ठीक है, अब माई वेव्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिख लेंगे वहां पर माई, मतलब माई का मतलब तो समझ में आ रहा है, माई तो ठीक हो गया आपके पास। वेव्स का मतलब हो जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल। ठीक है, लिख लेंगे आप यहाँ पे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑडियो विजुअल आ जाएगा आपके पास एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जो किसके साथ डील करती है, जो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी इन सब चीज़ों से क्या करती है, डील करती है। ठीक है, कहता है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, जिसका ईजीपी नाम है, जिसके अंदर इन बिल्ट सैटेलाइट टनर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, आपके टेलीविजन के अंदर, ताकि क्या किया जाए, दूरदर्शन और जो फ्री डिश सर्विसेज हैं इनकी और बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, ये प्रोग्राम किसके साथ लॉन्च करके बनाया गया है, गूगल और यूट्यूब के साथ। कहता है यहाँ पे ये डिजाइन करेगा, ट्रेन करेगा पार्टिसिपेंट्स को क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर से। और ये किसने इंप्लीमेंट किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना है ऑरेंज इकोनॉमी, तो पहले आपको ऑरेंज इकोनॉमी पता होना चाहिए ताकि आप इसे क्लियर कर सकें। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार का प्राइवेट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो किसके बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग और किसके बीच में, गूगल और यूट्यूब का। जिसका मेन एम क्या है भाई, जिसका मेन एम है 15,000 जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, 15,000 जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, 15,000 जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर सब में आगे लेकर जाना है। ठीक है, इसके 2 फेज होंगे बेटा। पहला हो जाएगा मार्च और जून के महीने में। जो मार्च और जून के महीने में होगा उसमें तो बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे एआई सिखाया जाएगा, मतलब बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जो जुलाई से दिसंबर होगा, जो दूसरा फेज होगा, उसमें स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी इस एआई सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो सीधा सा करंट अफेयर है और इसमें खज्जल होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे क्या कहता है, माई वेव्स इंट्रोड्यूस करेगा नया फीचर जिसका नाम होगा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या कर सकता है, हर सिटीजन कुछ क्रिएट कर सकता है। जैसे जो लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपलोड कर सकते हैं और अपने कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये इनेबल करता है व्यूअर्स को कि वो वॉच कर सकते हैं क्या, डीडी मतलब दूरदर्शन चैनल यार, फ्री डिश चैनल डायरेक्टली ऑन देयर टीवी सेट विदाउट नीड, उनको कोई सेपरेट सेट ऑफ बॉक्स नहीं लेना
पड़ेगा, और इसके साथ जो एडिशनल कॉस्ट पड़ती है, वायरिंग होता है, और जो उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें लगती हैं, वो सब अब पंगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सा करंट अफेयर है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला क्या कहता है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गौर करना, पहले मैं इसके बेसिक्स आपको क्लियर कर दूं ताकि आप इसे समझ पाएं। ठीक है, आइए गौर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? यूनिफॉर्म, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या नाम आता है इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं, अब इसका मतलब इजी भाषा में समझते हैं। ठीक है, गौर करना, वैसे मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि भारत के अंदर दो प्रकार के केसेस चलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के मतलब, या किसी भी जगह पर दो प्रकार के केसेस होते हैं। ठीक है, उन केसेस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक होता है उसमें से क्रिमिनल, ध्यान दो, एक होता है कौन सा वाला? क्रिमिनल, और एक होता है बेटा सिविल केसेस। ठीक है, एक आता है क्रिमिनल, एक आता है सिविल। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल तो नाम से ही समझ में आ रहा है यार, मर्डर कर दिया, ये सब कर दिया, तो वो क्रिमिनल के अंदर चला गया। समझो, जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो अगर ये भारत है तो भारत के टेरिटरी के अंदर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, गौर करना, भारत की बाउंड्री के अंदर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे पारसी, चाहे सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का बंदा होगा, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो वहां पर जब आपको पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, मान लो एक नाम रख लेते हैं कोई यार, ठीक है, मान लो XYZ कोई नाम है, इसने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, इसने, ये एक मुस्लिम बंदा था। ठीक है, ये एक मुस्लिम बंदा था और इसने किसकी हत्या कर दी? किसी हिंदू या किसी की भी हत्या कर दी, इमेजिन कर लो। ठीक है, तो वहां जब इसे पुलिस लेकर जाएगी तो पहले ये थोड़ी पूछेगी कि तुम कौन से धर्म के हो। ठीक है, ये थोड़ी पूछेगी, सीधे क्या देगी वहां पर? उसको जो क्रिमिनल सजा बनती होगी, मतलब पहले तो वही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, वो सब तो होगा, पर मतलब क्रिमिनल केस के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप किस धर्म के हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं सिविल केसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिविल केसेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो गौर करो, सिविल केसेस के अंदर आ जाएंगे मैरिज, गौर करना, इसके अंदर आ जाएगा डाइवोर्स, इसके बाद आपके पास आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पिता के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, गौर करना, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बेटा, वो सब इसके अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, पर अब मुझे बताओ ज़रा सा, ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही सबकी शादियाँ होती हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, गौर करो, क्या इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग शादियां होती हैं? बिल्कुल। बोलने का मतलब हो गया, जो जिसका रिलीजन है उसको उसकी प्रकार की ही क्या दी जाती हैं, मतलब शादियां वगैरह, तलाक वगैरह उनके हिसाब से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो, वहां पर एग्जाम्पल आता है ट्रिपल तलाक। ठीक है, इंडिया में मतलब हिंदू में आ जाती है बाईगैमी, पॉलीगैमी की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, इसके साथ आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, डेट इज एडॉप्शन, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, गौर करेंगे, अब समझना, ठीक है, ताकि तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाए। समझो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है बेटा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। 44 किस में आता है, याद करो जरा सा, DPSP के अंदर। DPSP कहाँ पर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 के अंदर आता है, और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के अंदर आता है 44, और 44 की अगर हम बात करें तो 44 किसके साथ आ जाता है? तो ये आता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल, गौर करना, लिबरल और इंटेलेक्चुअल, क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे, प्रिंसिपल्स के अंदर कवर, इंटेलेक्चुअल ना, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा कि DPSP को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है सोशलिस्टिक, एक आते हैं गांधीयन, और एक आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो 44 किसके अंदर गिर रहा है? लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये जो हम बार बार सिविल केसेस बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें शादी, तलाक, ये सब लिखा गया, इसको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, इन सबको काउंट किया जाता है किसके अंदर? इनको किया जाता है पर्सनल लॉज के अंदर। किसके अंदर कवर किया जाता है? पर्सनल लॉज के अंदर कवर किया जाता है। और गौर करना, जो पर्सनल लॉज हैं वो किस किस लिस्ट के अंदर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। मैंने कई बार आपको बताया, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। समझ गए? तो गौर करो, तभी तो बेटा कॉन्करेंट में दोनों कानून बना सकते हैं, इसीलिए तो गुजरात ने कानून बनाया। ठीक है, अब समझो, ये समझ में आया पहले? तो पर्सनल लॉज के अंदर क्या क्या आ गया? शादी,
तलाक, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब गुजरात ने क्या करा है, इन सब को तो छोड़ दो ना, ये तो पूरे इंडिया में एक जैसा है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। इन सब मुद्दों को अब एक ही कानून के अंदर डील किया जाएगा। ये किसने इंट्रोड्यूस करा है, गुजरात ने। ठीक है, तो अब आओ और समझो इस करंट अफेयर को, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो क्या कहता है, कहता है जो गुजरात की विधानसभा है, जिसे कौन हेड कर रहे हैं, भूपेंद्र पटेल, जो कि सीएम है वहां के, और उन्होंने पास करा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका टाइटल आता है गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026, जो कि एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क है, जो कि शादी, तलाक, सक्सेशन, जिसको मैं अभी बोल रही थी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो आपका धर्म कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, सीधी सी बात है। मतलब आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, गुजरात में एक ही प्रकार का कानून वहां पर चलेगा। ठीक है, आगे कहता है गुजरात दूसरा राज्य बना है किसके बाद, उत्तराखंड के बाद। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड इस बिल को लेकर आया था 2024 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वैसे तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है 2024 ही है, क्योंकि गुजरात लेकर आया था अपने पास, सॉरी गुजरात नहीं, उत्तराखंड में आया था ये बिल पूरा का पूरा। कहां पर, तो आप याद रखेंगे, हाँ 2024 में ही उत्तराखंड में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो तब वहां पर आया था 2024 में, और 2024 के बाद गौर करेंगे, 2024 के बाद अब ये आया 2026 में, किसके पास यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे आता है किसके पास, गुजरात के पास। ठीक है, याद रखना कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या बताता है, ये बताता है वन नेशन और वन लॉ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, 2024 में उत्तराखंड में आया था। और याद करना, ठीक है, याद रखना, जब भी ऐसा कोई बिल लाया जाएगा तो भाई उसके ऊपर पूरी मतलब कमीशन बैठेगा। ठीक है, मतलब कमेटी बैठती है पूरी की पूरी, और इस कमेटी को जब इस स्टेट के लिए, ध्यान रखना गुजरात और उत्तराखंड दोनों स्टेट के लिए एक हेड बैठे थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे थे, जिनका नाम था रंजन। ठीक है, जिनका नाम था रंजना, इस तरीके से नाम आ जाता है उनका। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्या नाम आता है इनका, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इसको हेड करा था। ठीक है, तो याद रखना है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि भाई इस प्रकार का हम फलाना फलाना बिल लाने लगे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इस तरीके से इनको लाया गया था। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कहता है अब जो नया कानून है, ठीक है, ये गुजरात और कहां पर अप्लाई होगा, उसके जो रेसिडेंट जो बाहर भी रह रहे हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी और राज्य में भी रह रहा है गुजरात का, उस पर भी ये लागू किया जाता है। ठीक है, बट ये किसको कवर नहीं करेगा, याद रखना शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका एक अपना धर्म, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब इनके एक अपने राइट अधिकार होते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंदर ये प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं, तो याद रखना 366 के अंदर ये प्रोटेक्ट है। मतलब इनका एक अलग है ना, इनके अलग अधिकार है, इनके अलग अपने अपने राइट है। ठीक है, तो वो इसके अंदर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। गौर करेंगे, एसटीज को कवर नहीं करेगा। ठीक है, अगला कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज नाउ मैंडेटरी। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि जो भी व्यक्ति शादी से पहले, जो भी लड़का लड़की शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, उनको अब अपना पंजीकरण कराना मैंडेटरी होगा। ठीक है, और बेटा ये तक भी बोला गया है कि अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों को भी लेजिटिमेट बच्चा आगे माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कहता है लॉ ये भी स्पेसिफाई करता है कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं विद इन 1 मंथ और अट्रैक्ट कितना, मतलब तो फिर आपको 3 महीने की सजा भी होगी और 10,000 का फाइन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है बाइगैमी। ठीक है, खैर बाइगैमी, पॉलीगैमी हिंदुओं में कम दिखती है। ठीक है, कम भी नहीं दिखती, पर आप ऐसा कह सकते हो कम दिखती है। चलो, ये हमें इस्लाम में थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, जहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने का प्रावधान देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रिपल तलाक आ गया, हलाला आ गया, ये कुछ ऐसे कह सकते हैं आप मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये यूसीसी क्या करेगा, एक पूरी परत प्रोवाइड करेगा, एक मतलब उन औरतों को रिलीफ कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपको इसके साथ समझना है। ठीक है, और गौर करना है बेटा, बाइगैमी एक्चुअली मतलब इस तरह प्रकार से होता है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जिंदा हैं, ठीक है, तो भाई वो दोनों जिंदा हैं, दोनों का तलाक नहीं हुआ है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मर जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आइए अब गुजरात के बारे में 2-4 फैक्ट सीख लेते हैं और इसे कवर करते हैं। ठीक है, गुजरात कब बना था, तो आप सबको पता होना चाहिए 1 मई 1960 को क्या बना था गुजरात की राजधानी क्या आती है, गांधीनगर, ये आप सबको पता है। ठीक है, और कह सकते हैं आप इस तरीके से यहीं पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी हमें मिलता है, स्टैच्यू देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको डेडिकेटेड है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड
डेडिकेटेड है, याद रखना किसको डेडिकेटेड है, तो आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ लिख लेंगे यहाँ पे पटेल, है ना, भाई पटेल आप इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, और जब भी हम इनकी बात करेंगे तो याद रखना है ये इंडिया के फर्स्ट डिप्यूटी पीएम है। ठीक है, याद रखना है आपने, फर्स्ट डिप्यूटी पीएम है। इन्हें हम आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इन्हीं को हम, ध्यान रखना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ, ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में गुजरात जो है, गुजरात में एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है गिर, और गिर किसका होम है, तो आप याद रखेंगे एशियाटिक लायंस का ये क्या आ जाता है आपके पास, होम आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डांसेस कौन कौन से हैं, तो जैसे गरबा है। ठीक है, लिख लेंगे आप वहाँ पे गरबा, गरबा के बाद एक आ जाएगा भवई। ठीक है, ये भी एक डांस फॉर्म आ जाता है, और उसके अलावा एक आ जाता है डांडिया रास। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है एक स्कीम है जिसके बारे में हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। क्या था इसका नाम आपके पास, उड़े देश का आम नागरिक। गौर करना, देखो क्या कहता है, कहता है पहले तो इसका यहाँ पे पॉइंट समझो। देखो अभी अभी एक बजट पेश हुआ था, गौर करो जरा सा। ठीक है, 2026-27 वाला कहता है इस स्कीम के लिए, इस स्कीम के लिए जिसका नाम है उड़ान, जिसका फुल फॉर्म आता है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। रीजनल मतलब कि जो एक रीजन को दूसरे रीजन से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। इसका एम है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, कहां पर, भारत की टेरिटरी के अंदर। ठीक है, ये क्या क्या करेगी, अब रिवैम्प का मतलब हो गया दोबारा से, मतलब और इसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। कहां पर, ऐसे एरियाज में जो अंडर सर्व्ड है, जहां, जो कि रिमोट कह सकते हैं, और अनसर्व्ड मतलब जहां तक अभी तक पहुंच हमें देखने को नहीं मिलती है। तो कहता है इस बार पूरी कोशिश है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। किन सिटीज़ में, जो टियर 2 टियर 3 के अंदर सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कितना पैसा लगाया जाएगा इसके लिए, तो 28,840 करोड़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि उड़ान प्रोग्राम के अंदर, गौर करना, उड़ान प्रोग्राम के अंदर 120 नए डेस्टिनेशंस को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जो कि 40 मिलियन पैसेंजर्स को क्या करेगा यहाँ पर, केटर या फिर उनको सुविधा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और याद रखना इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था, तो आप याद रखेंगे नेशनल एविएशन पॉलिसी के अंदर, ध्यान रखना, नेशनल एविएशन पॉलिसी के अंदर इसको लाया गया था। और ध्यान रखेंगे ये पॉलिसी कब आई थी, 2016 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला आता है ब्रिक्स। कौन हेड कर रहा है इस बार, इंडिया। आप सबको पता है जो 6वां एडिशन है ब्रिक्स का, ठीक है, जो कि किसको लेकर हो रहा है यहाँ पर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट समिट। वो कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी, वुमेन इन इनोवेशन साइंस लीडरशिप, इसके साथ आ जाएगा। और जो 6th ब्रिक्स है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करी है किसने, वी वर्टिकल करके, और WBA ने, मतलब वुमेन बिजनेस अलायंस ने। ठीक है, ये आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। और आपको याद है कि मिशन शक्ति क्या है, औरतों का सशक्तिकरण करना है, पढ़ा है आपने। ठीक है, उनको एम्पावर करना है। ठीक है, किस चीज़ में, हर एक फील्ड में उनको क्या करना है, हमें एम्पावर करना है। ठीक है, ब्रिक्स आपको पढ़ाया जा चुका है, इस बार आपकी ड्यूटी है कि ब्रिक्स के बारे में आप हमें सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये कहता है, बेटा आप सबको पता है कि ईरान में क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, आप सबको पता है कि भारत के जो कई सारे जहाज हैं, कई सारे जो जहाज हैं वो कहाँ पर फंसे हुए हैं, आप सबको पता है कहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारे ईरान वाले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है, कई बार आपको बताया है, वहां पर वो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अब उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऊर्जा सुरक्षा, जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी प्रोटेक्शन भी कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या करना है, एस्कोर्ट, गाइड एंड सेफगार्ड इंडिया बाउंडेड एनर्जी शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेटेजिकली वाइटल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, आप मुझे बताएंगे, करा चुकी हूं मैं आपको। ठीक है, क्या करना है, देखो समझो, ये मान
लेते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी शिप्स हैं उन शिप्स को बचा कर लाने का काम करेगी इंडियन नेवी। कौन करेगी यहाँ पे? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी मतलब आप ऐसे समझो कि ये जहाज है जिसके अंदर सिलेंडर्स हैं, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, फिर कोई गैस से कुछ भी है, तो यहाँ पर एक जहाज होगा नेवी का, यहाँ पर एक जहाज होगा नेवी का, और उसको सेफली कहाँ पर लाया जाएगा? इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो पर्पस क्या है कि जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है उसे प्रोटेक्ट करना है। 22 इंडिया बाउंड तो आइडेंटिफाई किए गए कि जिनको लेकर आना है। 20 हाई प्रायोरिटी शिप्स हैं जो कि क्या लेकर आ रहे हैं? LNG, और क्या लेकर आ रहे हैं? LPG ऑयल को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। कहता है ये मिशन इन्वॉल्व करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 5 फ्रंटलाइन वॉरशिप। वॉरशिप्स जाएंगे मतलब साथ साथ में, ताकि इन जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। और इनको आराम से अरेबियन सी तक पहुंचाया जाए। ये किसकी ड्यूटी है? ये इस बार इंडियन नेवी की हमारे पास ड्यूटी है, ठीक है। इंडियन नेवी ने इस जिम्मेदारी को लिया है, ठीक है। अगला कहता है ऑपरेशन अभी तक क्या क्या लेकर आ चुका है? तो जो LPG कैरियर आ रहा था पाइन गैस और जग बसंत, ये शिप के नाम होंगे, ये वहां पर इसको प्रॉपरली क्या किया गया है? लाया गया है, इसको बचाकर सुरक्षित घर में पहुंचा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद एक और हम एस्कोर्ट करके लेकर आए किसको? जो LPG लेकर आ रहा था शिप शिवालिक और नंदा देवी, जिसमें एक ये तो दो तो शिप थी, उसके साथ एक टैंकर भी था जिसमें क्या था? जग लाड़की, टैंकर का नाम है जग लाड़की, जिसमें ऑयल आ रहा था। इसको भी हम सेव करके यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये जो तेल और गैस के शिप्स हैं इनको नेविगेशन सपोर्ट दिया जाएगा, और इस सपोर्ट के माध्यम से, खतरे के माध्यम से, ठीक है, इनको सेफली इंडिया में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है चीज़ों को लेकर भी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक बेल्ट है, तेल रूट है हमारे पास, और वर्ल्ड का 20 से 25% जो आवागमन है, आवागमन समझ गए ना, आना जाना जो है वो वहीं से होता है, और 40% जो LPG की ज़रूरत है वो इसी रूट से पूरी होती है हमारी भी, ठीक है। और गौर करेंगे इस रूट को, आप सबको पता ही है किसने ब्लॉक करा हुआ है? ईरान ने ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास एक और सेक्शन जो कंप्लीट होता है। अगले सेक्शन पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ, ठीक है। आइए, आगे आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब गौर करना, इस टेररिज्म इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि कौन सी कंट्री टेररिस्ट में आ गया, नहीं, किस कंट्री के ऊपर टेररिज्म का इम्पैक्ट है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो गौर करो क्या कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले समझो, हर एक कंट्री का एक स्कोर बनेगा, ठीक है। स्कोर कैसे होगा? 0 से लेके 10 के बीच में। 0 का मतलब है ऐसी कंट्रीज जिनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है टेररिज्म का, और दूसरा 10 रिप्रेजेंट करेगा कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ पर टेररिज्म का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 13th है। मैं स्कोर नहीं बोल रही हूँ, स्कोर अलग है। स्कोर क्या है इंडिया का? 6.428। तो हमें किस स्केल से किस स्केल के बीच में रहना है? याद करो जरा सा, 0 से लेके 10 के बीच में रहना है, ठीक है। और पहली कंट्री जिसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है टेररिज्म का, वो कौन सा आता है? पाकिस्तान आता है, ठीक है। देखो भाई, कर्म तो यही भुगतने पड़ेंगे। तो जो भी पाकिस्तान हमारे साथ करता रहा है, जो भी हमारे साथ करता रहा है, अब पाकिस्तान में भी वही सब कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब कैसी चल रही हैं वो सब चीजें, क्या चल रही हैं वहां पर? तो गौर करोगे, वहां पर एक बलोचिस्तान लिबरेशन पार्टी है, ठीक है। जो बलोचिस्तान लिबरेशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो वो भी कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है? अटैक करती रहती है। और उसके बाद एक और पार्टी है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, जो क्या कहता है, ये जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है वो किस में मर्ज होना चाहता है? वो अफगानिस्तान के साथ मर्ज होना चाहता है। तो सीधी सी बात है बेटा कि ऐसी कंट्री जो, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, जो खुद एक टेररिज्म को प्रमोट करती है, अब उसके ऊपर टेररिज्म अटैक हो रहे हैं, और वो उससे क्या होती जा रही है? इंपैक्ट होती जा रही है, ठीक है। गौर करना बेटा, इसे कौन लेकर आया है इंडेक्स को? तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और ये पब्लिश करा है इसने 2026 का रिपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया का क्या रैंक था? याद करो जरा सा, 13th, और स्कोर क्या है? 6 पॉइंट कुछ करके, ठीक है। हाउएवर टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट, अब एक चीज गौर करना बेटा, ठीक है, इसके अंदर एक ही चीज नहीं आएगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो देखो, पहले तो क्या आ जाएगा आपके पास? टेररिज्म, जो अभी ऊपर पढ़ा हमने यहाँ पे, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो क्या आ जाएंगे? इंसिडेंट, ठीक है। तो कौन कौन से इंसिडेंट हुए? तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद फैटेलिटीज आ जाएंगी, समझ गए ना? फैटेलिटीज का मतलब जो लोग यहाँ पर
मतलब मर गए इसकी वजह से, ठीक है, फर्टिलिटीज़ हो गई, ठीक है, टेररिज्म की वजह से। उसके अलावा आ जाएंगी इंजरीज, ठीक है, जो घायल हुए वो भी काउंट होंगे यहाँ पर। और उसके अलावा एक आ जाएंगे हॉस्टेजेस, ठीक है, कई बारी क्या करा जाता है, जैसे आपने देखा ना हाईजैक वगैरह में यार हॉस्टेज बना के रख लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर मेन है यहाँ पर, इन चारों फैक्टर को बेस करते हुए फिर इसके हिसाब से देखा गया है, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान का हिसाब लगाते हैं तो पाकिस्तान में 1045 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए, जिसमें 1139 लोगों की जानें चली गई और 655 हॉस्टेजेस बने वहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं पाकिस्तान का बुरा हाल है यहाँ पे। अगला कहता है बुर्किना फासो का सेकंड रैंक है, नाइजर का आ जाएगा आपके पास। ये सारी सब सहारन कंट्रीज हैं जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका वाली है, उनका हालत यहाँ पे खराब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ चुकी है, जो कि स्टेट्स की रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है वो आ चुकी है। कहता है ये 16वां एडिशन है इसका, और कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस झारखंड, इसका रैंक है 21 इन इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग। उसके बाद है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद है गुजरात, उसका 21st प्लेस है किसमें, बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज और मार्केटिंग में। यूएसए टॉप कर रहा है 37 सब्जेक्ट के साथ, यूके सेकंड रैंक कर रहा है 15 सब्जेक्ट के साथ। यूएसए में 228 इंस्टीट्यूशंस हैं, चाइना के बाद फिर यूके, फिर उसके बाद इंडिया हमें देखने को मिलता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है बाय एंट्रीज, ठीक है, मतलब कितनी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस हिसाब से, ठीक है। अगला क्या कहता है इसके बाद का, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है नॉर्मल है, ठीक है। आगे कहता है इंडिया हैज़ डबल्ड इट्स टॉप 50 सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंस 2024, पहले अचीविंग 27 पोजीशन अक्रॉस 12 इंस्टीट्यूशन, और अभी कितने हो चुके हैं, 99 इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है और कितने सब्जेक्ट्स की एंट्रीज हो चुकी हैं, 599 की। आईआईटी दिल्ली का 36th रैंक है, आईआईटी बॉम्बे 78, खड़गपुर आ जाएगा, जेएनयू 26, और बिरला इंस्टीट्यूट जो है वो आ जाता है 45th रैंक पे, ठीक है। तो ये रैंकिंग आपने पढ़ लेनी है इसके साथ की, फैक्चुअल है ये सारी की सारी, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है साइंस और टेक। आइए साइंस और टेक को पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं। आया है एक नया प्रोजेक्ट, एक नया हेलीकॉप्टर आया है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है वायुवाण, ठीक है। याद रखना क्या नाम है इसका, वायुवाण इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन लेकर आया इसे, तो इंडियन एयरफोर्स ने इनिशिएट करा है किसको, तो आप याद रखेंगे इनिशिएट करा है किसको यहाँ पर, वायुवाण को। पायनियरिंग प्रोजेक्ट टू डेवलप इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर। अब गौर करो क्या है, वायुवाण की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जिससे, गौर करते हैं तो ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर है जिससे ड्रोन सिस्टम को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर की, मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है ये दुश्मन की टेरिटरी में जाएगा ही नहीं, मतलब आप ऐसा कह लो एक ऐसा ड्रोन सिस्टम इससे छोड़ा जाएगा जो क्या करेगा यहाँ पर, मतलब पूरे हेलीकॉप्टर को क्या नहीं करना पड़ेगा, किसी दुश्मन की टेरिटरी पर उतरना नहीं पड़ेगा, जो वो वहाँ पर उतरेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर पाएगा, वहाँ पर ड्रोन जाएगा हेलीकॉप्टर की मदद से, और वो ड्रोन सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, वहाँ पर नजर रखेगा। नजर करने के बाद अगर टारगेट पे नजर रखनी है तो वहां पे रखेगा, अटैक करना है तो अटैक कर सकता है। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर तक की, और 30 मिनट तक ये ड्रोन ऊपर घूम सकता है, ठीक है। रियल टाइम इमेजेस भेजेगा जो भी वहाँ पे चल रहा होगा। जीपीएस जाम होने पर भी, मान लो किसी ने जीपीएस को क्या कर लिया, जैम कर लिया वहाँ पे, तो जैम होने के बाद भी ये ड्रोन काम करता रहेगा। और एक्चुअली में ये किसके लिए फ़ायदा है, ये उन पायलट्स और मेंबर्स के लिए फ़ायदा है जो हेलीकॉप्टर में जाते हैं और कई बार अपनी जानें गंवा देते हैं, ठीक है। तो कहता है वायुवाण को लॉन्च करने के साथ इंडिया भी एक एलाइट ग्रुप में चला गया है, यूएसए और चाइना के बाद। कहता है रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन फॉरेन एयर लॉन्च ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया या लेड किया गया, आईएएफ के डायरेक्टोरेट एरोस्पेस डिज़ाइन, जिनका रिक्वेस्ट था मतलब इस तरीके से कि इसे बनाया जाए, ठीक है। ये आप इसके साथ देखेंगे। आगे कहता है एनिमी, दिख रखा है ना, एंगेज एनिमी टारगेट फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, दूर से उसके ऊपर नजर बना के रख सकता है। और ये क्या कर सकता है, कीपिंग द एयर क्रू आउटसाइड द रेंज ऑफ एनिमी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो मतलब जान मान का नुकसान इसमें कम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला आता है अवार्ड वाला सेक्शन। आइए, कहता है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐड हुए हैं कौन, तो आप याद रखेंगे भूपति राजू अनिमेश वर्मा, ठीक है। क्यों ऐड हुए हैं तो गौर करेंगे, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, सबसे जल्दी 7 वॉल्केनिक समिट्स हैं उनको क्या करा है, यहाँ पर चढ़ाए, कितने दिनों के अंदर, 92 डेज 4 घंटे और 45 मिनट के अंदर, ठीक है। अब वो 7 वॉल्केनिक समिट कौन कौन से हैं, तो माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप में आता है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट
माउंट दमावंत एशिया में, पिकोदी ओरिजाबा नॉर्थ अमेरिका, ओजिस दे सेलादो ये मैं आपको पिछले करंट अफेयर में करा चुकी थी, गुलीवी, उसके बाद माउंट आ जाएगा आपके पास सिडले अंटार्कटिका में, ठीक है। तो सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर है, वॉल्केनिक समिट में चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति मतलब जो ऐड हुए हैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज एक दिया जाता है, ये किस फील्ड में मिलता है, तो ये हिस्टोरियंस को दिया जाता है। और एडमिनिस्टर कौन करता है इसको, तो नाइमन फाउंडेशन जो कि जर्नलिज्म के साथ डील करता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। कितना अवार्ड दिया जाता है इसमें, तो $10,000 दिया जाता है कैश प्राइज। और गौर करेंगे इस बार किसको मिला है, तो उनका नाम है विलियम डालरेम, अब जो भी नाम है इनका, विलियम आप याद रखेंगे, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्यों, क्योंकि इनकी किताब है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ने ट्रांसफॉर्म करा है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। उसके अलावा और भी इनकी किताबें हैं, जैसे व्हाइट मुगल, लास्ट मुगल, रिटर्न ऑफ अ किंग एंड द एनार्की, ठीक है। ये सब इसके साथ आ जाता है। चलिए, उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड किसको मिला है यूके में, तो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम क्या आता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गौर करेंगे किस फील्ड में मिल रहा है, आर्ट एंड कल्चर में। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म है जैसे राजकहिनी, उसके बाद अहारे और उसके बाद पार्सल, ये आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर, इनके रोल को किसमें, ऋतुपर्णा घोष फिल्म दहन के अंदर, ठीक है, जो 1998 में आई थी। चलिए अगला, जो अपने पास सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन्होंने बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके एक अवार्ड जीता है, ठीक है। वो अवार्ड कौन सा है, गौर करोगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने एक अवार्ड दिया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का, किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2024-25 कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। क्यों, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट करा है रूरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को। क्या मतलब होता है एम्पावरमेंट, तो आपको समझ में आ रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बैंक्स के साथ लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। ये किसके साथ, मतलब ये ऑब्जेक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सपोर्ट है वो किसके साथ ऑब्जेक्टिव आया था, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि भारत सरकार ने 2011 में चलाया था, ठीक है। तो ये इसके साथ पढ़ने वाला ये रीजनल रूरल बैंक है, कब बना था और ये किसके साथ यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों के लिए है, जो कि औरतों की प्रमोशन की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती सम्मान अवार्ड, अगर हम बात करते हैं ये कब बना था, 1991। कौन इस अवार्ड को देता है, तो के बिरला फाउंडेशन, याद रखेंगे। ये इंडिया का वन ऑफ द, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो ज्ञानपीठ और जननपीठ नहीं है, जो हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था, याद करो, 60th ज्ञानपीठ अवार्ड को दिया गया था, तो याद रखेंगे आप। ये आउटस्टैंडिंग वर्क में मिलता है, जो कि 10 सालों के अंदर पब्लिश हुआ हो, और गौर करेंगे 22 लैंग्वेजेस के अंदर। बार बार बता चुकी हूँ, जब हम 22 लैंग्वेजेस बोलते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अंदर आती हैं, ठीक है। कैश प्राइस कितना मिला है, 15 लाख मिला है। अब मिला किसको है, ये देखो यहाँ पे, तो कहता है बंगाली राइटर हैं जिनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, ठीक है, इनको मिला ये अवार्ड। और किस चीज़ के लिए, तो इनकी नोबल के लिए, इनकी नोबल का नाम है हर पार्वती कथा 2020 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्या आता है, गौर करो, अगला आता है स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है। आइए स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे भी, ठीक है। देखो बेटा, आपको पता है कि अब 2028 के क्या होने वाले हैं, ओलंपिक्स होने वाले हैं समर, जो कि कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिल को पास किया गया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल वुमेन्स कैटेगरी इन ओलंपिक, ठीक है। अब क्या काम है समझो, इस पॉलिसी का मेन काम है कि फेयरनेस लेकर आना, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ें लेकर आना, मतलब अब ट्रांसपेरेंट आप ऐसे कह सकते हैं, सेफ्टी और इंटीग्रिटी बरकरार रखनी है किसकी, औरतें जो फीमेल एथलीट्स हैं उनको, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है बेटा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, गौर करना, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर वो जब कोई गेम खेलते हैं, जब वो ओलंपिक्स में खेलते हैं, तो याद रखना है वो किस कैटेगरी से खेल लेते हैं, तो वो खेलते हैं यहाँ पर विमेन कैटेगरी से। गौर करना, किस कैटेगरी से खेल लेते हैं, विमेन कैटेगरी से। तो विमेन कैटेगरी की तो फिर उनकी तो फिर वो कम होगी ना, नंबरिंग कम हो जाएगी उनकी। तो उस चक्कर में क्या किया जाएगा, एक सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाइड जीन स्क्रीनिंग रिक्वायर किया जाएगा, जिसमें यहाँ जो है वो देखा जाएगा कि बायोलॉजिकल एडवांटेज, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान पे रखते हुए चीज़ों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाले ओलंपिक्स के लिए लाया गया है, ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। कहता है इनएलिजिबिलिटी, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, फिर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ये सब छोड़ देंगे बेटा, इतना नहीं जाना है आपने, बस अब इतना याद रखो कि जो ट्रांसजेंडर वाली चीज़ें हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। चलिए आगे,
मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ककाडू पढ़ते हैं इसको, ककादू भी पढ़ते हैं। कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। गौर करेंगे कहाँ पर? फ्रॉम जर्विस बे से लेकर डार्विन ऑस्ट्रेलिया तक, ठीक है। और गौर करेंगे हमारे यहाँ से कौन गई है, तो आप याद रखेंगे इंडियन नेवल शिप जिसका नाम क्या है? नीलगिरी, ठीक है। अगर आपको पता होगा जो समुद्री पनडुब्बियाँ होती हैं, ठीक है, गौर करना। एक आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट, इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट था, पिछले साल मैं आपको करा चुकी हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 17A क्या है आप मुझे बताएंगे। और इसके अंदर 7 ऐसी क्या बननी थी यहाँ पर? 7 ऐसी ये फ्रिगेट बननी थी, फ्रिगेट मतलब शिप बननी थी। गौर करेंगे उसमें से एक का नाम है नीलगिरी, जो सबसे पहली बनी वो नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद 6 कौन सी हैं आप मुझे बताएंगे इसके साथ का, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है? डार्विन में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। और गौर करना INS नीलगिरी ने यहाँ पर ककाडू शील्ड ट्रॉफी को भी यहाँ पर जीता है, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। एक बुक आई है जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये बुक किसकी है? तो आप याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी, ये वही है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। और इन्होंने ये प्राइज़ किसके साथ शेयर करा है? मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करा है, ठीक है। और गौर करेंगे ये किसके साथ डील करती है ये बुक? तो ये बुक एक्चुअली में जस्टिस कह सकते हैं आप एक प्रकार से, ठीक है। जस्टिस आ जाएगा इसके अंदर। जस्टिस के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पीस, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के साथ ये पर्टिकुलरली बुक डील करती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे जिसका नाम है डेज, और डेज को पढ़ के वाइंड अप करेंगे। आता है स्पैरो डे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चिड़िया थी जो कि अब लुप्त होती जा रही है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब मनाते हैं बेटा? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका नाम पेसर डोमेस्टिकस भी कहा जाता है, ठीक है। कहता है यहाँ पर ये अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की इसको ज़रूरत है। थीम है इसकी क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। ये किसने इनिशिएटिव लिया था? तो आप याद रखेंगे नेचर फॉरएवर सोसाइटी, जिसको किसने फाउंड करा था? मोहम्मद दिलावर ने, याद रखेंगे। और गौर करेंगे इनको हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट का अवार्ड भी दे दिया इसके द्वारा, टाइम मैगजीन 2018 के 8 के द्वारा, ठीक है। और याद रखना स्पैरो जो है वो बिहार और दिल्ली की, गौर करना, बिहार और दिल्ली स्टेट बर्ड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बिहार और दिल्ली की स्टेट बर्ड हमें देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला वाला आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, जो कि नहीं खत्म होता हमारे देश में, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस, सेक्स, कास्ट, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये सीधा सा करंट अफेयर है। अगला आता है डाउन सिंड्रोम। आप सबको पता है एक प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी, ठीक है, और हमें इससे बचना ही है। क्रोमोसोम्स का जब कह सकते हैं आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। और टुगेदर थीम है इसकी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस, ठीक है, सीधा सा है ये वाला। आगे बढ़ेंगे अगला वाला पोइट्री डे। तो कोई भारी बात नहीं है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और पोइट्री क्या चेंज ला सकती है ये सबको पता ही है, ठीक है। शब्दों की बड़ी मार रहती है, ठीक है। आगे उसके बाद आता है आपके पास ग्लेशियर डे, इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, क्योंकि हमें किसको बचाना है? ग्लेशियर्स को, इकोसिस्टम को, जो फ्रेश वाटर सप्लाई है। हमें पता होना चाहिए कि 70% जो फ्रेश वाटर है वो इस क्रायोस्फीयर के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं और याद रखना ये पिछले साल से ही मना रहे हैं इस डे को, पिछले साल से ही, ठीक है। अगला कहता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2026 को मनाया गया, 21 मार्च को मनाया गया। फॉरेस्ट और इकोनॉमीज क्या इंपॉर्टेंस है जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड वाटर डे, ट्रिपल स्टार मार्क वाला करंट अफेयर है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इंपॉर्टेंट डे है, क्यों? इसकी थीम एक तो है वाटर और जेंडर, और वाटर डे सबको पता है बेटा वाटर क्या रूल करता है, ठीक है। इसी दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने इंट्रोड्यूस करा है वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 को, और इंडस्ट्री फॉर वाटर को, मतलब पानी को रिसाइकल करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए अगला आता है शहीदी दिवस। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी इस दिन 23 मार्च को। और आप सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने मारना किसको था? स्कॉट को। मारा कौन गया था वहाँ पे? सॉन्ड्रस। उसके अलावा इन्होंने बॉम्ब भी फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसके बाद फिर इनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है और इनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। आपको पता है लॉर्ड इरविन इस समय पे कौन थे? वाइसरॉय थे, ठीक है।
चलिए आगे अगला वाला, मेटीरियोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? 23 मार्च को। सबको पता है मेटीरियोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बारिश, मौसम, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? सब कुछ इनकी मदद से ही होता है। और थीम है इसकी ऑब्जर्विंग टुडे और प्रोटेक्टिंग टुमारो, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का भी एक मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, जो 1875 में हमारे पास बना था, जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला वाला, अगला आता है ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे, ठीक है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज और पार्ट बाय पीपल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डे, ठीक है, क्योंकि टीबी एक बहुत ही, कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि घातक बीमारी है, पर उतनी कम घातक भी नहीं है ना, ठीक है, मतलब ठीक हो सकती है, आप इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है थिएटर डे। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। सबको पता है थिएटर्स पहले क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, अब तो धीरे धीरे करके चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। आगे अगला वाला, अर्थ आवर डे, जिसमें 1 घंटे के लिए जो भी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स है उन्हें क्या किया जाता है? बंद किया जाता है 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में। और ये पहली बार लॉन्च हुआ था कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ये हुआ था, जिसको लाइट ऑफ इनिशिएटिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी डाउट रहेगा वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।